बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुशामदीद। मेरा शौहर मौलवी था। हमारी शादी को पूरा साल हो चुका था, मगर उसने अभी तक मेरे साथ हम बिस्तरी न की। मैं जब सामने जाती तो कहता निकाब कर लो, मगर अब मुझे जवानी तंग करने लगी थी। एक दिन शौहर नमाज फ़जर के लिए उठा और मुझे बुरी हालत में सोए हुए देखा। शादी की पहली रात में बर्फ़ की मानद ठंडी पड़ चुकी थी। सामने बैठे मेरे शौहर की तेज़ नज़रें मुझे अपने वजूद के अंदर पैवस्त होती महसूस हो रही थीं। वो कहने लगा, क्या बात है आलिया, क्या ये शादी तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं हुई? मैंने लरज़ती पलकों से उसे देखा था। अपने आंसू में ज़ब्त कर रही थी। मेरे होंठ बुरी तरह से कँपकँपा रहे थे। वो बड़े सख्त और गुस्सैले लहजे में मुझसे पूछ रहा था। मैं चाहकर भी बोल नहीं पा रही थी कि असल वजह क्या है। उसने दोबारा से मुझसे धारते हुए पूछा, आलिया क्या बात है? तो मैं उसके इस तरह के इस्तिफ़सार पर बुरी तरह से घबरा गई। मैं रोने लगी, लेकिन शायद सामने वाला पक्का इरादा कर चुका था कि मुझसे जवाब लिए बिना बख्शेगा नहीं। ये रोना धोना बंद करो और मुझे बताओ, वजह क्या है? अगर तुम ये सोच रही हो कि आज की रात मैं तुम्हारे 4 आंसू देखकर तुम्हें छोड़ दूंगा, तो ये गलत फहमी अपने दिल से निकाल दो। ये कहकर उसने मेरा हाथ अपने हाथ की गिरफ्त में लिया, जो पूरी तरह से कँपकँपा रहा था। मैंने अपना हाथ खींचने की कोशिश की तो वो मेरे और भी करीब हो गया। कहने लगा, मेरा इम्तिहान क्यों ले रही हो? मेरी पसंद के लिबास को पहने, ख़ुद को मेरे लिए सजाए, मेरे ही कमरे में बैठी तुम मुझसे ही मेरे सब्र का इम्तिहान मांगोगी, तो क्या मैं तुम्हें ये सब कुछ करने दूंगा? मैं फ़रिश्ता नहीं हूँ जो लड़की मेरे हक़ में हर तरह से जायज़ हो चुकी हो, उसे यूँ सजा संवरा देखकर जी मतलाता रहूँ। मैंने तो बड़ी मुश्किल से वक्त काटा है, हर रोज़ तुम्हारी संगत के ख्वाब देखे हैं। आहिस्ता आहिस्ता अरसल का लहजा मखमूर होने लगा। वो मेरे चेहरे की तरफ देख रहा था। मेरा दिल यूँ था कि धड़कना भूल गया हो। आज वो बहुत बेताब नज़र आ रहा था। मेरे लिए उसे रोकना बहुत कठिन इम्तिहान बनता जा रहा था, लेकिन मैं मजबूर थी। जो राज मेरी माँ ने मुझे बताया था, अगर वो राज अरसल जान लेता तो मेरी जान ले लेता, मुझे तलाक दे देता। अरसल ने जेब से मुँह दिखाई का तोहफ़ा निकाला। वो सोने की चेन थी। उस चेन को पहनाते हुए उसकी उंगलियां बेखुदी से मेरे गले में सफ़र करने लगी। एक करंट था जो मेरे पूरे वजूद में लगा था। मैंने झट से उनका हाथ पीछे झटक दिया और ख़ुद भी पीछे हट गई। मैंने कहा, प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करें अरसल, मुझे बस एक माह का वक्त दे दें। मैंने नर्म लहजे में कहा, वजह बताओ मुझे, वरना मैं ज़बरदस्ती भी तुमसे अपना हक़ वसूल कर लूँगा। मुझे कोई सवाल और नहीं करना। वो भी शायद ठान कर बैठे थे कि मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन उनकी कुर्बत मेरे लिए कौन सी नई आजमाइश लाने वाली थी वो मैं ही जानती थी। लेकिन मैं उन्हें रोक नहीं सकती थी। जैसे जैसे वो मेरे करीब आ रहे थे मेरी हालत गैर होने लगी। मैं इस कदर बदहवास और परेशान थी कि वहीं बेहोश होकर बेड पर गिर गई। मेरे कानों में अरसल की आवाज़ें गूंज रही थीं। वो मुझे आलिया आलिया पुकार रहे थे, मेरे बाजू हिला जुला रहे थे। शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि मैं यूँ अपने होशो हवास खो बैठूँगी। शायद मैं होश से गाफिल हो रही थी, या फिर ये उन मेडिसिन्स का असर था जो निकाह के बाद अपनी वालदा की बातें सुनकर मैंने खाई थी। मैं नहीं चाहती थी कि जो इंकिशाफ मेरी माँ ने मुझ पर किया था, अपने शोहर को अपने करीब मैं आने नहीं दे सकती थी। ये भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में कोई दूसरा मर्द था। अरसल मुझे बहुत पसंद थे, बस मेरे साथ कोई ऐसा हादसा पेश आया था कि मुझे उस राज के खुल जाने का डर था। बज़ाहिर ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जो मसला मेरे साथ था वो शायद ही किसी लड़की के साथ हो। बहरहाल जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के कमरे में थी। मेरी सास और अरसल मेरे सराहने परेशान खड़े थे। मेरी सास मुझसे मेरी खैरियत पूछ रही थी। लेडी डॉक्टर ने कहा, ये अब बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। कुछ ही देर में मैं घर आ गई। मेरी सास मुझे आराम का मशवरा देकर मुझे मेरे कमरे में छोड़कर चली गई। मैं अपने बेड पर लेट गई। घर पर अब
अरसल की कज़न्स मौजूद थे, शादी वाला घर था। मेहमानों का होना तो लाजमी सी बात थी। मुझे उनकी कज़न्स की बातों की आवाज़ें आ रही थीं जो मजाक कर रहे थे कि अरसल ने अपनी बीवी के साथ क्या कर दिया कि बेचारी बेहोश हो गई। अरे नाजुक सी लड़की थी, प्यार मोहब्बत से काम लेना चाहिए था। गो के लड़कों की बेबाक ज़बानों को तो जैसे मौका मिल गया था। न जाने वो लोग क्या समझ रहे थे। मुझे अपने अंदर शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। मेरी वजह से अरसल सबके सामने बेइज्जत हो रहे थे। कोई कह रहा था अब 4 दिन कमरे का रुख मत करना, और कोई मेरी सास से कह रहा था आप खुद दुल्हन के पास रहिएगा, कहीं अरसल की शक्ल देखकर दुल्हन फिर से बेहोश ना हो जाए। सबके हंसने और कहकहे लगाने की आवाज़ें मुझे अपनी ही नज़रों में गिरा रही थीं, लेकिन मैं भी मजबूर थी। अगर असल वजह शोहर को बता देती तो वो तलाक देकर, धिक्के देकर अपने घर से निकाल देता। अगर कुछ भी ना बताती तो भी रिश्ता कायम होते ही वो जान जाता कि मैं किस अज़ियत से गुज़र रही थी। चंद दिन तक मेरी सास ही मेरे पास आती रही। मुझे खाना भी वही खिलाती थी। बहुत नरम दिल खातून थी, अच्छी और मोहब्बत करने वाली। मेहमान भी जा चुके थे। मेरी तबीयत भी काफ़ी बेहतर हो चुकी थी, इसलिए मैंने खुद ही किचन के काम संभाल लिए। हालांकि मेरी सास ने मुझे बहुत मना किया था। अरसल बहुत चुप चुप से थे। खाने के दौरान भी मुझे शिकवा कुना नज़रों से देखते रहते थे। मेरे ससुराल में बस मेरी सास और शोहर ही थे। अरसल मेरी सास की इकलौती औलाद थे। वैसे तो सब मेहमान जा चुके थे, लेकिन मेरी सास की भतीजी अभी यहीं थी। उम्र में वो मेरे ही बराबर की थी। उसके बीए के पेपर्स हो चुके थे। वो 1 माह इधर रहने के इरादे से आई थी। खूबसूरत भी थी। जो बात मुझे खटकती थी वो ये थी कि वो अरसल से बहुत बेतकल्लफ थी। वो उनसे हंस हंस के बातें करती थी, लेकिन वो उसे बस कोई जवाब ही देते थे। उनकी नज़रें तो मुझ पर ही जमी होती। ज़बान से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन उनकी नज़रें जो कुछ मुझसे कहती थीं, मैं जानकर भी अनजान बन गई थी। रात को मैं किचन के काम निपटा रही थी। मेरी सास अपने कमरे में जा चुकी थी। उनकी भांजी भी अपने कमरे में थी। अरसल आज ड्राइंग रूम में ही सो रहे थे, क्योंकि अरसल के छोटे से फ्लैट में बस 2 ही कमरे थे और एक ड्राइंग रूम था। मैं अभी बर्तन धो रही थी जब मुझे किसी की बेताब नज़रों ने उलझने पर मजबूर किया। मैंने पलट कर देखा तो अरसल बिल्कुल मेरे पीछे खड़े थे। कहने लगी, नींद नहीं आ रही, सर में दर्द है, 1 कप चाय बना दो। मुझे लगा था कि वो चाय का कहकर बाहर चले जाएंगे। मैं किचन के काम के वक्त दुपट्टा किचन के दरवाजे पर लटका कर ही काम करती थी, क्योंकि इस वक्त किचन में अकेली होती थी और घर में कोई देवर, जेठ और ससुर भी न थे। लेकिन अरसल यूँ अचानक किचन में आ जाएंगे और मेरे पास खड़े हो जाएंगे, मुझे अंदाज़ा नहीं था। जब मैंने उन्हें यूँ टिकटिकी बांधे खुद को देखते हुए पाया तो मुझे शर्म महसूस होने लगी। लेकिन किचन के दरवाजे के पास वो खड़े थे, बिल्कुल वहीं दुपट्टा भी था। मेरी कोशिश थी कि जल्द से जल्द चाय बन जाए, लेकिन मुसीबत ये थी कि रात 11 बजे सुई गैस बहुत हल्की हो जाती है। 1 कप चाय भी 15-20 मिनट से पहले नहीं बनती, और 20 मिनट यूँ यहाँ खड़े होना मेरे लिए मुश्किल था। मैं बार बार अरसल की नज़रों से उलझ रही थी। दिल की धड़कनें मेरे काबू से बाहर थीं। वो कहने लगे, आलिया तुम्हारे बाल बहुत लंबे और हसीन हैं, मैंने तो आज गौर किया है। वो 2 कदम और मेरी जानिब पड़ चुके थे। किचन था भी छोटा, इसीलिए मेरे करीब पहुंच चुके थे। मैं बेहद नर्वस हो रही थी। वो बिल्कुल मेरे सामने खड़े हो गए, मेरे चेहरे को गौर से देखने लगे। जानती हो, जब मैंने तुम्हें पहली बार अपने दोस्त की शादी पर देखा था, तुम्हारी मुस्कुराहट से, तुम्हारे चेहरे पर पड़ने वाले डिम्पल ने मेरा दिल ही मुझसे छीन लिया। मैं जब तक उस शादी के फंक्शन में मौजूद था, मेरी नज़रें मुसलसल तुम पर थीं। बस वहीं पर अपना दिल तुम पर ऐसा हारा कि जब तक रिश्ता पक्का नहीं हो गया, मेरा सुकून ही मुझसे छिन गया। ये कहते ही वो मेरे और भी करीब आ गए। मैं पीछे शेल्फ से जा लगी। अरसल प्लीज़, मुझे अपना दुपट्टा लेना है। मैंने अपने माथे पर नमूदार हुए पसीने को साफ किया। क्यों, यहाँ कोई गैर है आलिया?
जिससे तुम्हारा पर्दा है। मियाँ बीवी तो वैसे भी एक दूसरे का लिबास होते हैं। अल्लाह ताला ने कलाम पाक में शोहर और बीवी को एक दूसरे की लिबास से तशबीह दी है। मैं जानती थी क्योंकि अरसल बहुत नरम लहजे में मुझे बता रहे थे, लेकिन मेरी हालत फिर से गैर होने लगी। इससे पहले कि वो मेरे चेहरे को अपने हाथों में लेते, मैंने उन्हें पीछे धक्का दे दिया और किचन से बाहर निकल गई और तेज़ी से अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बहुत परेशान हुई। वो अपनी जगह जायज़ थे, लेकिन जिस मुश्किल में मैं फंस चुकी थी वो मेरे लिए सुहाने रूह बन गया था। मैं रोने लगी। पत्थर की तो मैं भी नहीं थी, एक फितरी सा रिश्ता था जितनी मेरी मोहब्बत थी। अरसल मुझे बहुत चाहते थे, लेकिन बस मजबूरी मेरे आड़े आ गई थी। उस बात की वजह से अरसल ने फिर मुझसे बातचीत करना ख़त्म कर दी। वो बिल्कुल भी मेरी तरफ नहीं देखते थे। एक बार मैं उनके ऑफिस के कपड़े प्रेस करने लगी तो उन्होंने मेरे हाथ से छीन लिए। कहने लगे, तुम्हें मेरे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये कहकर उन्होंने अपने कपड़े अपनी खाला की बेटी राबील को दे दिए और नाश्ता बनाने का भी उसी से कहने लगे। मैं बेचैन सी होकर रह गई। अरसल का रवैया शायद पहले मेरे साथ ठीक ही था, लेकिन वो कब तक मेरे साथ नरमी बरत सकते थे। लेकिन मेरी जान पर उस वक़्त बनी जब मैंने राबील को अरसल के आगे पीछे घूमते देखा। वो बड़ी खुशी से दौड़ दौड़ कर अरसल के सारे काम करती। मुझे ये देखकर हैरत हुई। शाम को जब अरसल ऑफिस से आता, उस वक़्त राबील नई दुल्हनों की तरह तैयार होकर दरवाजे पर खड़ी रहती। जैसे ही अरसल अंदर आता, उसके हाथ से लैपटॉप का बैग थाम लेती। वो काम जो मेरी जिम्मेदारी थी वो बड़ी खुश उसलूबी से निभा रही थी। मेरे अंदर तो गोया आग सी लग गई, लेकिन मैं क्या कह सकती थी, क्योंकि अरसल खुद ही उसे अहमियत दे रहा था। उसको मुझ पर फोकियत दे रहा था, शायद इसलिए कि जो वो चाहता था वो मैं पूरा करने से कासिर थी। बात यहीं तक महदूद नहीं थी। एक बार रात के टाइम मेरी आंख खुली तो मुझे बाहर लाउंज से बातों की आवाज़ें आईं। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो वो दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। सामने चाय के 2 कप भी पड़े हुए थे। मुझे देखकर राबेल की हंसी को तो ब्रेक लग गई, लेकिन अरसल बिल्कुल बेनियाज बैठे थे। वो फिर भी राबेल से बातें कर रहे थे, जैसे उन्हें मेरे होने या ना होने की कोई परवाह ना हो। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी, मेरा घर बर्बाद हो रहा था, लेकिन मैं शायद ज़िंदगी के उस दोराहे पर खड़ी थी जहाँ आगे कुआं और पीछे खाई थी। अगर मैं हकीकत अरसल को बताती तब भी मेरा घर बर्बाद होता, और ना बताती तब भी राबेल नामी लड़की मेरी जगह ले लेती। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन सोतन का दुख नहीं। मेरे और अरसल के दरमियान जो कुछ भी था, मैं नहीं चाहती थी कि राबेल बीच में आए। इसलिए मैंने अपनी सास से कहा कि राबेल को काफ़ी दिन हो गए हैं आए हुए, वापस कब जाएगी। मेरी सास कहने लगी, मैं भी उससे कह चुकी हूँ कि तुम्हें आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, तुम वापस जाओ, लेकिन ये अरसल है ना, इसे मना किया जा रहा है। ये सुनकर तो मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। अरसल क्यों चाहते थे कि वो यहाँ से ना जाए। एक बार मैं ड्राइंग रूम से बाहर आई तो देखा वो दोनों बातें कर रहे थे। मैं दरवाजे पर ठिठक कर खड़ी हो गई। उनके बीच होने वाली बातें ही कुछ ऐसी थी, मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। मैं नहीं जानती थी कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है, लेकिन आज इस रात से भी पर्दा फाश हो चुका था। मैं शायद इस खुशफहमी में थी कि अरसल मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन हकीकत तो शायद कुछ और ही थी, क्योंकि जो कुछ मैंने सुना था इसके बाद मेरे दिल में ये खुशफहमी ख़त्म हो चुकी थी कि मेरा शोहर मुझसे मोहब्बत करता है। शायद ये शादी इसकी कोई मजबूरी थी, वरना मोहब्बत उसने राबेल से की थी और राबेल उसी के कहने पे यहाँ रुकी हुई थी। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। रात का खाना भी मैंने नहीं खाया। मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी, तुमने खाना क्यों नहीं खाया। मैंने सर दर्द का बहाना बना दिया। आधी रात मैंने रो रो कर गुजारी थी। रात के 2 बजे मुझे ड्राइंग रूम से सरगोशियों की आवाज़ें आने लगी। मैं अपने कमरे से बाहर निकली
तो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बंद था। मैंने ड्राइंग रूम की खिड़की से देखा तो मेरे होश उड़ गए। अरसल राबेल की बाहों में। एकदम से मेरी आँख खुली। मेरा सांस पूरी तरह से चल रहा था। मैं पसीने से शराबूर हो चुकी थी। शुक्र है कि जो कुछ मैंने देखा था वो एक ख्वाब था। मैं उठकर फ़ौरन अपने कमरे से बाहर निकली। लाउंज में खामोशी का राज था। मैं ड्राइंग रूम में गई। अरसल अपने लैपटॉप पर कोई काम कर रहे थे। मैं रोते हुए उनके पास बैठ गई। वो मुझे देखकर मुतफक्किर से हुए। कहने लगे, क्या बात है, क्यों रो रही हो? मैंने कहा, अरसल, आप आज के बाद राबेल से बात नहीं करेंगे? मेरी बात पर पहले तो वो कुछ देर मुझे देखते रहे, फिर अपना लैपटॉप बंद कर दिया। कहने लगे, क्यों ना करूं बात? मैंने कहा, आपके दिल में राबेल थी तो मुझसे शादी क्यों की आपने? वो कहने लगे, मुझसे बड़ी भूल हो गई कि मैंने राबेल की कदर नहीं की और तुम्हारे हुस्न का असीर हो गया। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है, इसीलिए मैं राबेल से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो मेरा दिमाग ही चकरा गया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे यूँ बर्बाद नहीं कर सकते। मैं मर जाऊँगी आपके बगैर। अरसल, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरी बात सुनकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले आए और कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर दिया। कहने लगे, मैं बस यही सुनना चाहता था और यही जानना चाहता था कि तुम्हारे दिल में कौन है। इसलिए मैंने राबेल की मिन्नत की थी कि वो मेरे साथ मिलकर ये ड्रामा करे। आलिया राबेल मेरी सगी बहन है। हालांकि कोई औलाद न थी, इसलिए अम्मी ने राबेल को उन्हें दे दिया। ये बात मेरे लिए एक नया इंकिशाफ थी। फिर बोले कि तुम्हारी दूरी ने मुझे बेहद परेशान कर रखा था। मुझे लगा कि तुम किसी और से मोहब्बत करती हो, इसलिए मुझसे दूर रहने के बहाने ढूंढती हो। इसी वजह से मैंने राबेल के साथ मिलकर ये ड्रामा किया और आज तुम्हारे इजहार ने मेरे अंदर एक इत्मीनान सा भर दिया है। शायद तुम्हारी मुझसे दूरी एक फितरी हिचकिचाहट थी। अरसल मेरे आगे आने लगी, लेकिन इस बार मैं उन्हें रोक नहीं पाई क्योंकि अपनी ज़ुबान से इजहार कर बैठी थी। पूरी रात मेरी खौफ में गुजरी थी कि जिस दिन मेरा सच अरसल को पता चल गया वो दिन मेरा इस घर में आखिरी दिन होगा। बहरहाल मेरी संगत पाकर अरसल बहुत खुश थे। कुछ दिनों के बाद राबेल भी वापस चली गई। बस मेरा दिल हर वक्त खौफ की जिद में रहता था कि जब मेरी सच्चाई का अरसल को इल्म होगा तब मेरा क्या होगा। हमारी शादी को कई माह गुजर गए। एक बार मेरी सास खाने के दौरान कहने लगी, अरसल, मुझे जल्द ही पोते की खुशखबरी भी सुना दो। ये सुनते ही मेरे हलक में तो जैसे नवाला फंस कर रह गया। मैंने पानी पीकर नवाला अंदर उतारा। मेरी भूख ही मिट चुकी थी। अरसल अलबत्ता मुस्कुराते हुए अपनी माँ को तसल्ली दे रहे थे। एक माह के बाद ही अरसल अपनी वालदा के इसरार पर मुझे लेडी डॉक्टर के पास ले गए। उसने बहुत से टेस्ट लिख कर दे दिए। मेरा दिल बहुत बेचैन था। जो भी हो रहा था अच्छा नहीं था। मैंने डरते दिल से अरसल से कहा, अम्मी को बच्चों की इतनी भी क्या जल्दी है? वो मेरा हाथ थाम कर बोले, आलिया, बच्चे मुझे भी बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ अल्लाह ताला हमें जुड़वां बच्चे दे। उनकी बातें मेरा दिल दहलाने के लिए काफ़ी थी। जो हकीकत मेरी वालदा ने मुझे बताई थी, मैं जानती थी कि मैं ये नेमत उन्हें नहीं दे सकती। जिस दिन ये बात अरसल को पता चल गई वो मेरा इस घर में आखिरी दिन होगा। वो मुझे इस हकीकत के साथ कबूल नहीं करेगा। फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ। उस दिन मेरी रूह जैसे मेरे वजूद से निकल रही थी। जिस तरह डॉक्टर बार बार मेरे चेहरे की तरफ देखती, कभी अल्ट्रासाउंड की स्क्रीन की तरफ, मेरी जान थी जो कतरा कतरा निकल रही थी। मेरी आंखों से आंसू जारी थे। मैंने डॉक्टर की मिन्नत की कि वो मेरे बारे में मेरे शोहर को कुछ ना कहे, लेकिन वो कहने लगी, हमें ये हुक्म नहीं है। अगर मैं नहीं बताऊंगी तो कोई और अल्ट्रासाउंड वाला बता देगा। ये बात ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती। बेहतर है कि आप अपने शोहर को खुद सच बता दें। मैं उसकी मिन्नत समाजत करने लगी कि मेरा घर टूट जाएगा, लेकिन शायद मेरी किस्मत ही ख़राब थी कि मेरी रिपोर्ट अरसल तक पहुंच गई। लेकिन जैसे ही लेडी डॉक्टर ने वो रिपोर्ट देखी, वो मुझे हैरत से देखने लगी। मैं यूं थी कि जैसे बेजान बुत। मेरा सच अरसल को पता चल चुका था।
अरसल के बदलते तासुरात और बदलती रंगत मेरी जान निकाल रही थी। घर जाते ही मेरी सास अरसल से मेरी रिपोर्ट्स के बारे में पूछने लगी तो वो कहने लगे अभी डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया। मैं अपने कमरे में चली गई। उस वक़्त मेरी बदहवासी उरूज पर थी, मेरी जान निकल रही थी। अरसल ना जाने कमरे में आकर मुझे कौन सी सज़ा सुनाने वाले थे। अरसल जब कमरे में आए तो उनकी आंखें सुर्ख थीं और मेरा दिल यूं था जैसे धड़कना भूल गया हो। मेरे आंसू बह रहे थे। वो मेरे पास आकर बैठ के कुछ देर खामोशी से मुझे देखते रहे। उन्होंने ज़बान से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जिन नज़रों से वो देख रहे थे, फिर वो कहने लगे इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई। मैं मुसलसल आंसू बहा रही थी, खुद को कातिबे तकदीर के हवाले कर दिया। अरसल कहने लगे बस एक बात बता दो आलिया, क्या तुम ये बात पहले से जानती थी। मैंने नफ़े में सर हिला दिया। मैंने कहा अम्मी ने मुझे शादी की रात निकाह के बाद ये बात बताई थी। यही वजह थी कि मैं आपको अपने करीब आने से रोकती थी, ताकि आप ये सच जानकर मुझे तलाक ना दे दो। ये कहकर मैं रोने लगी। वो कहने लगे तुमने अच्छा नहीं किया आलिया, तुम जानती थी कि मैं अकलौता हूँ। मेरी माँ को मेरी औलाद चाहिए। तुम्हारी अम्मी अगर सच से वाकिफ़ थी तो उन्होंने हमें अनजान रखकर गलत किया है। ये कहकर अरसल कमरे से बाहर निकल गए। पूरी रात वो कमरे में नहीं आए। मेरी वालदा ने मुझे शादी की रात रोते हुए ये बताया था कि मैं बांझ हूँ, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। फिर मुझसे ये भी कहा था जितना हो सके अरसल से दूर रहूँ, क्योंकि अगर वो मुझसे ताल्लुक़ कायम करेगा तो जाहिर है फिर बच्चे का मुतालबा भी करेगा और इलाज के लिए जब डॉक्टर के पास ले जाएगा तो ये हकीकत उस पर आश्कार हो जाएगी। और आज ऐसा हो चुका था। मैं फूट फूट कर रोती रही, लेकिन अरसल एक बार भी मेरे आंसू पूंछने नहीं आया। सुबह तक मैं समझ चुकी थी कि वो मुझे क्या फ़ैसला देने वाला है। जब मैं सुबह अपने कमरे से बाहर निकली तो अरसल अपने ऑफिस जा चुका था। पूरा दिन मेरा बेचैनी से गुजरा। जब वो घर वापस आया तो उसके चेहरे पर भी उदासी छाई हुई थी। उसने रिपोर्ट्स पकड़ी हुई थी जो सास के सामने रख दी। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। लेकिन फिर मुझे इल्म हुआ कि मेरी सास बिल्कुल अनपढ़ है। कहने लगी अरसल मुझे क्या पता कि क्या लिखा है, मुझे बताओ। अरसल कहने लगे अम्मी मैं आपको कभी भी वारिस नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे अंदर ऐसे जरासीम ही नहीं कि मेरी औलाद हो सके। ये कहकर वो रोने लगा और मेरी सास के गले लग गया। कहने लगा अम्मा मैं बांझ मर्द हूँ, खुदा के लिए मुझसे दोबारा औलाद का मत कहिएगा। मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ सिवाय औलाद के। यह सुनकर मेरा रंग फीका पड़ गया। अरसल ने हर बात खुद पर ले ली थी और मुझे हर चीज़ से बरी ज़िम्मा कर दिया था। मेरी सास भी रो रही थी। मैं हक्का बक्का अपने शोहर को देख रही थी। ये मर्द का कौन सा रूप था जो मेरे सामने अरसल की सूरत में था। मेरी सास ने आंसू बहा लिए तो कहने लगी कोई बात नहीं, हम यतीम खाने से कोई ना कोई बच्चा ले लेंगे और उसे अपना बच्चा समझकर पाल लेंगे। लेकिन तुम अपना दिल बुरा मत करो, मैं कभी तुम्हें दोबारा औलाद के लिए नहीं कहूँगी। कमरे में आकर अरसल बेड पर बेजान सा होकर बैठ गया। मैंने ज़मीन पर बैठकर उसके पाँव पकड़ लिए और रोने लगी। मैंने कहा यह आपने क्या किया, मेरी खामी को अपने नाम ले लिया। उन्होंने मुझे बाजुओं से पकड़ा, अपने पास बिठाया और कहने लगे मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं और लिबास हमारे वजूद के साथ हमारे अंदर के ऐबों को भी छुपा लेता है। तुम मेरा लिबास हो आलिया, तुम्हारा ऐब मेरा ऐब है और मेरी खूबी तुम्हारी खूबी है। मैं ये नहीं कहता कि ये सब मेरे लिए आसान था, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तुम्हारा कसूर नहीं है। मैं दुनिया की बहुत खुशनसीब औरत हूँ जिसे अरसल जैसा शोहर मिला। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अरसल को ऐसा करना चाहिए था या नहीं। अरसल ने मेरा ऐब अपने सर लेके अच्छा किया कि नहीं। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।